बच्चों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में हम वर्क के बारे में जानेंगे और एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे और पावर को हम डिफाइन करेंगे कि पावर क्या चीज़ है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्क से। वर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है? वर्क को दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक हम डिफाइन कर रहे हैं कांस्टेंट फोर्स के लिए। अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क को लिखा जाता है एफ डॉट डी आर। ये डेल्टा आर क्या है बच्चों? ये डेल्टा आर है डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा आर इज द डिस्प्लेसमेंट। और यहां पर दिस इज द डॉट प्रोडक्ट। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को जैसा कि हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम क्या लिखते हैं? एफ एफ इंटू डेल्टा आर, एफ डेल्टा आर, और यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। तो यानी कि हम वर्क को लिख सकते हैं एफ डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। एफ यहाँ पर फोर्स अप्लाइड है, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जैसे अगर कोई भी आपके पास एक मास है जिसको आपने एक फोर्स किसी एंगल पर आपने अप्लाई किया है, फोर्स, दिस फोर्स, और यहाँ पर ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं? एफ डेल्टा आर कॉस थीटा। दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो यहाँ पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये आपकी फोर्स हो गई। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एफ के दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक अलोंग डेल्टा आर यानी कि अलोंग डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा, क्योंकि ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसको बोल सकते हैं पैरेलल कंपोनेंट, यानी कि पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल कंपोनेंट। तो अब वर्क डन को हमने एफ कॉस थीटा लिखा था। अगर हम कॉस थीटा को एफ के साथ लेते हैं तो एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं एफ पैरेलल। यानी कि वर्क डन को ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ पैरेलल इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स कैन बी रिटन एज component of force, component of force along displacement, along displacement into displacement, ये हम लिख सकते हैं। तो हम वर्क डन को डिफाइन करेंगे कांस्टेंट फोर्स के लिए। अब इसमें आप देख सकते हैं अगर आपका थीटा 90 डिग्री है तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा और आपका वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। थीटा आपका एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से कम है तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि कॉस थीटा आपका पॉजिटिव होगा। अगर आपका ऑब्ट्यूस एंगल है दोनों के बीच में तो यहाँ पर कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि 90 ऑब्ट्यूस एंगल के लिए कॉस थीटा नेगेटिव हो जाता है, तो वर्क डन भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन 0 होगा अगर 90 डिग्री है, वर्क डन पॉजिटिव होगा अगर एक्यूट है, और वर्क डन नेगेटिव होगा अगर ऑब्ट्यूस है। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 से ज्यादा एंगल है तो उस केस में आपका वर्क डन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। लेट्स से दिस इज डेल्टा आर और ये आपका एफ वेक्टर है। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इस केस में आपका वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। अब वर्क डन की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों कितनी आ सकती है? क्योंकि कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर, वो हो सकती है एफ डेल्टा आर कॉस थीटा की वैल्यू 1। यानी कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। सेकेंड हम डिफाइन करते हैं वर्क डन को वेरिएबल फोर्स के लिए। वेरिएबल फोर्स के लिए आप फोर्स वेक्टर को आप लिख सकते हो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। ये आपको 3 डायमेंशनल आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और आर वेक्टर को, पोजीशन वेक्टर को ये ले सकते हैं। तो यहां से अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को तीनों कंपोनेंट में आप इस तरह से लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप। यानी कि dx is displacement, small displacement along x-axis, dy is small displacement along y-axis, dz is small displacement along z-axis। तो यहां पर हम वर्क डन को कैसे लिखेंगे? दिस इज
इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर, यहाँ पर ये लिखेंगे। और एफ को आप लिख सकते हो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एंड एफ जेड के कैप। यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म आएगा और यहाँ पर डॉट में डी आर वैक्टर को आप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप एंड डी जेड के, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब देखेंगे आई का आई के साथ आएगा, तो आपके पास ये इंटीग्रल मिल जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ एफ जेड डी जेड। ये वेरिएबल फोर्स के लिए है तो टोटल वर्क डन होगा। अब बच्चों यहाँ पर लिमिट लगाएंगे आप x1 टू x2। अगर डिस्प्लेसमेंट लेट से आपका r1 है x1 y1 z1 और r2 आपका है x2 y2 z, तो यानी कि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो आपका x के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है x1 टू x2, y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट होगा y1 टू y2। यहाँ पर क्योंकि dy है सिर्फ y की लिमिट आएंगी और यहाँ पर z है तो यहाँ z1 टू z2 सिर्फ z की लिमिट आएगी। तो ये आपका वेरिएबल फोर्स के लिए लिख सकते हो और तीनों कंपोनेंट्स के लिए लिख सकते हो। अगर ये दो कंपोनेंट जीरो हैं तो आप सिर्फ एक कंपोनेंट के लिए ये लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल x1 टू x2। जैसा कि इस एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F एंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन 2 सेकेंड। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन और F फोर्स का वर्क डन निकालना है फ्रॉम इन 2 सेकेंड फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ मोशन। आपको इस तरह से कुछ इसका फ्री बॉडी डायग्राम दे रखा है, यानी कि ये ब्लॉक है जिस पर मास 2 kg है और यहाँ पर F अपवर्ड लगा हुआ है और एक्सेलरेशन आपको 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो आप पहले यहाँ पर देखेंगे एक्सेलरेशन, फ्री बॉडी डायग्राम में mg लगाएंगे यानी कि 2g दैट विल बी इक्वल्स टू 20 न्यूटन। तो आप न्यूटन्स लॉ की हेल्प से आप लिख सकते हो F माइनस 20 इक्वल्स टू m इंटू a दैट इज 2 इंटू 2, यानी कि F की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 24 न्यूटन आ जाएगी, ये आ जाएगी 24 न्यूटन। अब ये फोर्स कैसी है, कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स है तो हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं ut प्लस at स्क्वायर बाई 2, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है। u 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा at स्क्वायर बाई 2, यानी कि a दैट इज 2, 2 बाई 2, 2 बाई 2 और टाइम की वैल्यू भी 2 सेकेंड है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 मीटर, 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब हम फर्स्ट पार्ट में निकालेंगे वर्क डन बाई फोर्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं F इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है। इस केस में आपका हो जाएगा 24 इंटू 4 दैट विल कम आउट टू बी 96 और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर न्यूटन मीटर और इसको जूल भी बोलते हैं, इट कैन बी रिटन एज जूल, 96 जूल। ओके, सेकेंड केस में हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर आप देखेंगे कि mg डाउनवर्ड है, दिस mg इज डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड। तो हम यहाँ पर mg डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो mg डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो हम इसको लिख सकते हैं mg इंटू डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर आएगा cos 180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री। mg की वैल्यू 20 न्यूटन होगी, डिस्प्लेसमेंट आपका 4 मीटर और cos 180 की वैल्यू माइनस, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 80 न्यूटन मीटर और माइनस 80 जूल। तो यहाँ पर आपने देखा वर्क डन बाई ग्रेविटी नेगेटिव है और वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स जो F है वो आपका क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट
और फोर्स के बीच में 0 डिग्री एंगल था, और ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री था। ऑब्ट्यूस एंगल है तो यहाँ पर नेगेटिव आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ऑन द अप द इंक्लाइन। और ये आपको यहाँ पर फिगर दे रखा है, थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू 0.2 और मास आपको दिया हुआ है 2 kg। तो हम वन बाई वन देखेंगे। तो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा 4 मीटर अप द इंक्लाइन। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन का ये डायरेक्शन होगा और एम जी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी। तो फर्स्ट पहले देखेंगे, आप ये देखेंगे ये 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और एम जी डाउनवर्ड है। हमें पता होता है कि ये यहां पर देखेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, वर्क डन बाई एम जी, यानी कि ग्रेविटी हम बोलेंगे एम जी डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर ये दोनों के बीच में एंगल दे सकते हो, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और ये एम जी का डायरेक्शन है, तो ये 90 प्लस 30 होगा। हम इसको लिख सकते हैं एम जी इंटू डेल्टा एस कॉस 90 प्लस 30, यानी कि कॉस 120 आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं एम जी की वैल्यू आपके पास 20 आएगी, और डेल्टा एस की वैल्यू आपको 4 मीटर क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पर कॉस कॉस का आएगा माइनस साइन 30 डिग्री वैल्यू आएगी। माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा -40 न्यूटन मीटर या जूल। वर्क डन बाई ग्रेविटी आपका आ गया है -14 जूल। सेकेंड है वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन। अब आप देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर, नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में 90 डिग्री है। सेकेंड इज वर्क डन बाई नॉर्मल, तो यहां पर हम बोलेंगे नॉर्मल डॉट डिस्प्लेसमेंट, और इसको आप देखेंगे दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, cos 90। तो हम यहां पर लिख सकते हैं वर्क डन 0 होगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। थर्ड इज, हमें थर्ड में क्या निकालना है, वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप देखेंगे फ्रिक्शन डाउनवर्ड होगा अगर ये अपवर्ड मूव कर रहा है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल्स टू फ्रिक्शन डॉट डी एस। ओके, और फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कॉस 180 डिग्री का एंगल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब ये -1 हो जाएगा। अब जो फ्रिक्शन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो वो होगी म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एन के बराबर होगी, और म्यू आपको 0.2 दे रखा है, एम जी की वैल्यू 20 है, और कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास √3/2 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप अगर फ्रिक्शन देखेंगे दैट विल बी 0.2 इंटू 20 इंटू √3/2, और cos 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू √3/2 इंटू -1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास -2√3 जूल। आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी कि माइनस टाइम्स 2 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 अगर आप रखें, तो आपकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स दैट इज 3.464, ये वैल्यू हो जाएगी। दिस विल बी योर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। आप देखेंगे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आपका नेगेटिव आया है, और वर्क डन बाय mg भी आपका नेगेटिव आया है, और वर्क डन बाय नॉर्मल आपका क्या आया है, 0। तो यहाँ पर एंगल पर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में 180 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। वर्क डन नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट दोनों में 90 डिग्री है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल आपका 0 आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएबल फोर्स के लिए हम वर्क डन कैसे निकालते हैं। सपोज करो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है फोर्स इज 2x + 1 I अलोंग x एक्सिस, ये आपको fx दी हुई है, दिस इज fx। ओके, फोर्स आपको ऐसे दिया हुआ है।
फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल्स टू 3। तो हमने वेरिएबल के केस में, वेरिएबल फोर्स के केस में हम वर्क डन को लिख सकते हैं, वर्क डन इज नथिंग बट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर x1 टू x2। अब ये सिर्फ i के अलोंग है इसलिए हमने dx लिया है। अगर j और k होते हम तो dy और dz के कंपोनेंट भी आते। तो यहाँ पर हम fx को लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रल x1 टू 3। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम तो यहाँ पर ये आएगा 2x dx प्लस dx, इंटीग्रल दोनों का इंटीग्रल करेंगे 1 टू 3, 1 टू 3। फाइनली आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी कि ये एक्स स्क्वायर 1 टू 3 प्लस यहाँ पर ही आएगा x 1 टू 3। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और यहाँ पर 3 माइनस 1, तो दिस वैल्यू कम आउट टू बी 8 एंड प्लस 2। तो ये आंसर आपके पास 10 जूल आ जाएगा। तो फाइनल आंसर इस केस में क्या होगा, 10 जूल। तो आपने यहाँ पर मेथड देखा, वेरिएबल होगी तो हम इंटीग्रल के मेथड से करेंगे और कांस्टेंट होगी तो सीधे हम डॉट प्रोडक्ट से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें फोर्स यहाँ पर दी गई थी 2x प्लस 1 और हमने वर्क डन निकाला था Fx इंटू डी एक्स, यानी कि दिस इज 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो आप देखेंगे ये Fx dx जैसा कि हमने पढ़ा था बच्चों y dx, यानी कि y एक्स पर अगर y एक्सिस पर अगर आपकी फोर्स हो और x एक्सिस पर अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पर दिस विल गिव यू द एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर अंडर कर्व। तो हमें जो इंटीग्रेशन देता है एफ डी एक्स, इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, एफ और एक्स का कर्व का एरिया देता है। तो इसको अगर एरिया मेथड से करें तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे और वाई एक्सिस पर हम फोर्स लेंगे। तो आप देखेंगे ये लाइन हम यानी कि फोर्स को प्लॉट करेंगे 2x प्लस 1 की लाइन, ये आपकी फोर्स होगी। x इक्वल्स टू 1 पर ये होगी आपकी 3 न्यूटन और x इक्वल्स टू 3 पर ये 7 न्यूटन होगी। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर एरिया निकालना फ्रॉम x इक्वल्स टू 1 टू 3। तो ये होगा एरिया अंडर 1 टू 3। तो ये आपको इस ट्रेपेजियम का ये एरिया निकालना है। ये ट्रेपेजियम का एरिया हमारा वर्क डन के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर वर्क डन को एरिया के मेथड से निकालें। दिस इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ एफ एक्स कर्व। अब यहाँ पर ये 1 टू 3 निकालने हैं, यानी कि x इक्वल्स टू 1 से लेके x इक्वल्स टू 3 तक। अब ये ट्रेपेजियम में हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 3 प्लस 7 इंटू हाइट, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2। आप ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ से भी आपके पास 10 जूल, ये कितना आ रहा है ये एरिया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 जूल। तो एरिया मेथड से भी हम वर्क डन निकाल सकते हैं वेरिएबल फोर्स का। जैसे कि एक नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहां पर आपको Fx और x का कर्व दिया हुआ है, दिस इज x, Fx एंड x इन मीटर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है आपको निकालना है फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5। तो आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके 4 तक, अगर हम डिस्प्लेसमेंट 0 टू 5 कंसीडर करें तो x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 4। तो यहां पर देखेंगे फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में है क्योंकि फोर्स इज अबव एक्स एक्सिस, तो ये फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव है। और 4 से 5 तक जब डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स नेगेटिव है, यहाँ पर नेगेटिव देखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अब आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है लेकिन यहाँ पर आप फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में देखेंगे, दिस इज योर नेगेटिव डायरेक्शन फोर्स, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये पॉजिटिव एरिया निकालेंगे। तो टोटल वर्क डन इक्वल्स टू एरिया
टोटल एरिया। एरिया निकालने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, दैट इज दो ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर निकाल सकते हो, दैट इज ये 10 होगा, ये 1 है, दिस इज ऑल्सो 10, दिस इज ऑल्सो 1। और इसको हम निकाल सकते हैं 30, ये हो जाएगा 30। इसको निकालेंगे, दिस इज 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5, ये हो जाएगा, दिस इज 5 और ये भी आपके पास 5 आ जाएगा। और आप इसका एरिया निकालेंगे तो ये भी आपके पास 5 हो जाएगा, ये इनफैक्ट -5 आएगा। तो आपके पास टोटल एरिया जो आने वाला है, टोटल एरिया होगा 5 + 30 + 5। इसका एरिया आप निकालेंगे क्योंकि वर्टिकल हाइट इसकी 10 है और ये वर्टिकल हाइट 10 है और ये डिस्टेंस आपका 1 होगा, तो ये एरिया 5 आएगा, ये एरिया भी 5 आएगा और इस एरिया को आप, सॉरी, दिस एरिया विल बी 20 क्योंकि ये डिस्टेंस आपका 2 होगा, तो ये एरिया आपका 20 होगा। तो आपका टोटल एरिया विल बी 5 + 20 + 5, ये तो पॉजिटिव होगा। अब 4 to 5 इसका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर ये जो एरिया आएगा वो -5 आएगा। तो आप इसको टोटल कैलकुलेट करके देखेंगे, तो कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 25 जूल। इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है बच्चों, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट, आपको R1 दिया हुआ है, R1 की वैल्यू है -2i और 5j, इस तरह से हम लिख सकते हैं, फ्रॉम 2 4j और 3k, यानी कि 0, इट इज 0, 4j और 3k। तो यहाँ पर j k के बारे में नहीं दिया गया है तो हम इसको 0 अज्यूम कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये पोजीशन दे रखी है और फोर्स आपको दे रखी है, फोर्स इज 4i + 3j, यहाँ पर ये दे रखी है आपको फोर्स। तो यहाँ पर k में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो हम वर्क डन को हम ले सकते हैं fx × dx इंटीग्रल x1 to x2 प्लस fy × dy y1 to y2, और यहाँ पर fz आपको 0, fz नहीं गिवन है, 0 है। तो हम टोटल वर्क डन निकालेंगे। fx की वैल्यू आप देखेंगे, वैल्यू है 4 × dx और लिमिट आपकी x1 यानी कि -2 और x2 की वैल्यू 0 है। आप देख सकते हैं ये x1 होगी और ये x2। दूसरा हम fy आपको 3 दिया हुआ है, dy और यहाँ पर y1 की वैल्यू होगी 5 और y2 की वैल्यू होगी 4। दिस इज 5 to 4, इंटीग्रेट करेंगे यानी कि 4 टाइम्स, दिस इज 0 -2 आएगी और +3 टाइम्स 4 - 5, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास 4 × 2 + 3 × -5, तो आपको टोटल आने वाली है 5 जूल। तो आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन 5 जूल योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको फोर्स इस तरह से दी हुई है, वर्क डन फ्रॉम force in moving the particle from A to B along the line segment, आपको इस लाइन सेगमेंट के अलोंग मूव किया गया। ओके, तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप इस पर वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन इक्वल्स टू, यहाँ पर दिया हुआ है फोर्स, तो हम बोल सकते हैं F डॉट डी आर, F डॉट डी आर का इंटीग्रल, तो हम बोल सकते हैं इसको Fx dx प्लस Fy dy, ये बोल सकते हैं इंटीग्रल। अब आपका A यानी कि पॉइंट है 1,0 और B आपका मूव किया है 0,1, तो आपका x1 y1 x2 y2, x1 की वैल्यू है 1 से 0 और y1 की वैल्यू है 0 से 1, ये आपकी लिमिट जाएगी। fx आपको फोर्स दिया हुआ है -x dx लिमिट that is 1 to 0 plus y dy लिमिट 0 to 1, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आएगा आपका -x² / 2
लिमिट जाएंगी आपकी, दैट इज लोअर लिमिट अपर लिमिट, प्लस y आपका 0 to 1 जा रहा है, वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट इज 0 to 1। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, -1/2, 0 - 1 स्क्वायर होएगा, प्लस 1/2 वाई स्क्वायर यानी कि 1 - 0, ये वैल्यू आएगी। आप यहां से देखेंगे इट विल बी, इन दोनों को देखेंगे तो माइनस यानी कि प्लस हाफ आएगा और यहां से भी प्लस हाफ आएगा, तो आंसर आपका आएगा 1 जूल। तो इसका आंसर होगा, आंसर विल बी 1 जूल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है a rubber band stretch by a distance x, it exert this force। आपको फोर्स की वैल्यू दी है, यहाँ पर वेरिएबल फोर्स है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये फोर्स दी रही है। ए एंड बी आर कांस्टेंट, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच रबर बैंड बाय डिस्टेंस एल, यानी इसको एल डिस्टेंस कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है। तो अब हम यहाँ पर वर्क डन को लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू डी एक्स, और लिमिट रहेंगी 0 to L। कितना स्ट्रेच किया है इसको L, तो हम यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको dx, और यहाँ पर 0 to L इंटीग्रेट हो। फर्स्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आएगा ए एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to L। दूसरे टर्म को इंटीग्रेट करेंगे बी एक्स क्यू बाई 3, 0 to L। तो आपके पास वर्क डन की वैल्यू आएगी ए एल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, प्लस बी बाई 3 एल क्यूब माइनस 0। तो फाइनल आंसर आपके पास वर्क डन का आएगा, दैट इज ए बाई 2 एल स्क्वायर प्लस बी बाई 3 इंटू एल क्यूब। तो आप यहां से देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी होगा। अगेन आंसर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यू कैन मैच फ्रॉम द ऑप्शन, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज एनर्जी। एनर्जी में बच्चों मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अगर किसी के पास, किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो दोनों के सम को हम बोलेंगे मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज ड्यू टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर भी लिखते हैं, और ये v क्या होती है बच्चों? स्पीड होती है। अगर वेक्टर में हमें वेलोसिटी दे रखी है तो हम v डॉट वी से वी स्क्वायर निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी इज द अ पार्टिकल ऑफ मास m इज एट हाइट h, यानी कि ये समझते हैं कि अगर कोई भी बॉडी एक लेवल से अगर हाइट ऊपर जाए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। और एक किसी रेफरेंस लेवल से वो h हाइट नीचे जाए, h हाइट नीचे की तरफ जाए, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रहे हैं, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी? लेट्स से दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2। तो पॉइंट 1 की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है? mgh। और दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई है? -mgh। यानी कि आप इसमें कह सकते हो कि जब भी बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो उसमें जो चेंज आएगा वो कितना आएगा? mgh का आएगा। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हाइट h का डिफरेंस है, अगर ऊपर जा रहे हैं तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अगर कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, कहाँ आ रही है? ऊपर से नीचे हाइट h आ रही है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी -mgh। जब बॉडी नीचे आ रही है तो यानी कि डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल नेगेटिव होगा, डेल्टा यू नेगेटिव होगा अगर कोई बॉडी नीचे आ रही है, और डेल्टा यू पॉजिटिव होगा अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है। अगर हाइट h जा रही है तो हम यहाँ पर mg मल्टीप्लाई। इसको बच्चे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इजी है, ये हमने लिखा हुआ है कि अगर राइज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और फॉल हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द
रेफरेंस लेवल, RL का मतलब है रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन करेंगे वो रेफरेंस लेवल पर डिपेंड करेगी। लेकिन अगर बॉडी की चेंज इन पोटेंशियल डिफाइन करेंगे तो वो रेफरेंस लेवल के इंडिपेंडेंट होगी। वो देखते हैं बच्चों कैसे। सपोज करो यहां पर आपने दो रेफरेंस लेवल डिफाइन कर दिए, एक रेफरेंस लेवल 1 है, एक रेफरेंस लेवल 2 है। अब यहां पर पार्टिकल का मोशन हुआ है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 और ये डिस्टेंस है x। 1 से 2 में जो डिस्टेंस है वो है x। तो अगर हम रेफरेंस लेवल 1 से बात करें तो लेट से ये डिस्टेंस है h1, दिस डिस्टेंस इज गिवन एज h1 एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज h2। तो हम 2 की पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे mg इंटू h2 ये होगी, और 1 की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू h1। और हम चेंज इन पोटेंशियल हम डिफाइन करेंगे, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल है mgh2 और ये फाइनल इनिशियल है, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं h2 माइनस h1, यानी कि दोनों का हाइट का डिफरेंस। अब दोनों के हाइट का डिफरेंस ये होगा x, ये क्या होगा x होगा, तो ये फाइनली आपके पास आ जाएगा mg इंटू एक्स। ये रेफरेंस लेवल 1 से लिया है। अब हम रेफरेंस लेवल 2 मानते हैं, तो ये पॉइंट 1 का हाइट y1 बोल सकते हैं और पॉइंट 2 का हाइट हम y2 बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल हमने 2 माना हुआ है, और ये पूरा रेफरेंस लेवल 1 से कैलकुलेटेड है। रेफरेंस लेवल 2 से हम पॉइंट 2 की पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं, यहां से आप देखो, यहाँ पर डिस्टेंस है y2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं mg इंटू y2। और पॉइंट 1 का पोटेंशियल ये देखेंगे, यहाँ से रेफरेंस देखेंगे कितना हाइट है y1, तो mg इंटू y1। अब ये देखेंगे कि 1 और 2 की एनर्जी रेफरेंस लेवल पर डिपेंड कर रही है, लेकिन अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज mg y2 माइनस y1 ये आ जाएगा। और आप इसमें देखेंगे y2 माइनस y1 अगेन ये डिस्टेंस होगा और ये x होगा। तो हम ये बोल सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन बोथ केसेस विल बी mgx ओनली। हाउएवर ये आपका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी 1 और 2 की अगर रेफरेंस लेवल चेंज करते हो, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं कि अगर पार्टिकल को ए टू बी लाया गया है, यानी कि इस डायरेक्शन में और इस पाथ के थ्रू, ये आपका पाथ ए हो गया और ये पाथ बी हो गया। तो यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1 से अगर 2 ला रहे हो, फ्रॉम 1 टू 2, ये होगी mg इंटू 4 ओनली, 4 मीटर। तो ये आपको ट्राइंगल दिया हुआ है 5 4 3 का, तो यहाँ पर सिर्फ 4 मीटर, यानी कि ये सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, यहाँ पर हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट पे कोई डिपेंड नहीं करेगी। हम यहाँ पर बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट 1, एंड यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी लेट से इसको हम 0.3 बोल देते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3। इस केस में सेम हॉरिजेंटल लेवल पर सेम पोटेंशियल एनर्जी होती है, हमें ये याद रखना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, नॉट ऑन हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट। अगर बच्चों आपको एक एक्सटेंडेड बॉडी दे दी जाए, सपोज करो एक रॉड है, क्वेश्चन में यहां पर देखो, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म रॉड विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल एज शोन इन द फिगर, विद रेफरेंस टू रेफरेंस लेवल एज शोन इन। यानी कि यहां पर ये रेफरेंस लेवल लिया हुआ है और इस रॉड का मास m और लेंथ l दी हुई है, इट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। इस पूरी रॉड की हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये एक्सटेंडेड बॉडी है, ये पॉइंट मास नहीं है, तो इसके लिए बच्चों क्या मेथड सेलेक्ट करते हैं हम, यहां पर क्या करते हैं कि किसी भी x डिस्टेंस पर हम एक एलिमेंट यहां पर सेलेक्ट करते हैं और इसकी थिकनेस हम बोलते हैं dx। क्या बोलते हैं, dx। ये बच्चों dx थिकनेस होगी और इस थिकनेस के का मास होगा dm।
तो बच्चों पहले हम डीएम की बात करेंगे। तो डीएम कितना होगा? डीएम को हम लिखेंगे बच्चों, क्योंकि यहां पर ये यूनिफॉर्म रॉड दी हुई है, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि आप डीएम को लिख सकते हो मास पर यूनिट लेंथ इनटू डीएक्स, ये लिख सकते हो। यानी कि आप ये देख सकते हो कि अगर ये यूनिफॉर्म है तो एम मास के लिए लेंथ है एल, यानी कि आप ऐसे कर सकते हो, एल लेंथ के लिए मास है एम, तो dx लेंथ के लिए मास कितना होगा? m बाई एल, यूनिटरी मेथड लगा के इंटू dx, ये कर सकते हो dx लेंथ के लिए। और इसी को हम बोल रहे हैं dx लेंथ का जो मास होगा उसको dm बोल रहे हैं। तो बच्चों यहाँ इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसको हम बोलेंगे du, स्मॉल एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये देखो, ये डिस्टेंस नीचे है, ये x डिस्टेंस नीचे है, तो हम इसको बोल सकते हैं माइनस डी एम इंटू जी इंटू एक्स। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इस एलिमेंट की। मास हो गया डीएम, डिस्टेंस हो गया एक्स, ये हम इसको ऑलमोस्ट पॉइंट मास की तरह कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा। अब हमें डीएम को रिप्लेस करना है, डीएम को, तो डेल्टा यू स्मॉल एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी, डीएम को रिप्लेस करेंगे, डीएम की वैल्यू है मास पर यूनिट लेंथ इंटू डीएक्स, ये आपका डीएम हो गया, इंटू जी इंटू एक्स। अब यहां पर आपको du की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज माइनस एम बाई एल, और यहां पर ये आएगा इंटू जी इंटू एक्स डी एक्स। अब ये देखो बच्चों, वेरिएबल है, अगर हम x की लिमिट या 0 टू एल कर दें तो हमें सारी रॉड ये कंसीडर हो जाएगी, और सारी रॉड का हमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंटीग्रल ऑफ du, सारे स्मॉल एलिमेंट की पोटेंशियल एनर्जी एड अप कर दें तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। और आप ये देखेंगे ये टर्म पूरा कांस्टेंट है, एम जी इंटू एल, ये कांस्टेंट है, और एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे और इसकी लिमिट रहेगी 0 टू एल, और इसको आप देखेंगे एम जी बाई एल, और ये एक्स स्क्वायर बाई टू, और लिमिट 0 टू एल। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम जी, यहाँ पर एल इंटू एल स्क्वायर बाई टू, तो फाइनल माइनस एम जी इंटू एल बाई टू। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आपकी आ गई है माइनस एम जी, यानी कि आपने वेट है और इसको एल बाई टू से मल्टीप्लाई किया है, ये है। तो यानी कि आप इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो कि ये पूरा मास रॉड का कहाँ रखा हुआ है, इसके सेंटर पर रखा हुआ है, यानी कि एल बाई टू डिस्टेंस नीचे रखा हुआ है। तो हम इसको ले सकते हैं एम जी, और ये नीचे की तरफ है तो माइनस एल बाई टू, इस तरह से भी अज्यूम कर सकते हो। तो बट ये कब अज्यूम कर सकते हो? जब रॉड आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए या मास डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। हम ईदर वर्ड में हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म शेप्ड ऑब्जेक्ट, जो जिसकी भी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, फॉर एग्जांपल रॉड, डिस्क, रिंग, स्फीयर, कैन बी रिप्लेस्ड बाय द पार्टिकल एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट आपका कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके पूरे मास को उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से रिप्लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिए, सपोज करो हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, एक रिंग आपको दे रखी है और ये आपको रेफरेंस लेवल दे रखा है, रेफरेंस लेवल है ये आपका। आपके रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और इसका मास आपको m दिया हुआ है और रेडियस आपको गिवन है r। तो आप क्या करेंगे, इस रेफरेंस, आप देखेंगे इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ है, सेंटर पर है, तो हम यहां पर अज्यूम कर लेंगे टोटल मास को इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर अज्यूम कर लेंगे। तो ये प्रॉब्लम आपकी कैसी बन जाएगी कि ये आपका रेफरेंस लेवल है और पूरा मास यहाँ पर रखा हुआ है, और ज्योमेट्रिकल सेंटर का डिस्टेंस रेफरेंस लेवल से कितना होगा, r होगा, आप देख सकते हैं। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी आप सीधे ले सकते हो mg, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेफरेंस लेवल से, इंटू माइनस r, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी।
फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास का एक और केस कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अ चेन इज केप्ट ऑन ए हेमिस्फेरिकल सरफेस, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चेन विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लेवल, टोटल मास ऑफ द चेन इज m। यानी कि यहाँ पर एक फिगर भी दिया हुआ है और ये आपका क्या है, रेफरेंस लेवल है, रेफरेंस लेवल, और इसका टोटल मास आपको r दिया हुआ है। तो बच्चों अगर ये आपको कुछ कर्व दिया हुआ है, सर्कुलर या आर्क वगैरह जैसी चीज दी हुई है, इफ आर्क इज गिवन, सम आर्क इज गिवन, क्योंकि ये सर्कुलर आर्क जैसा है और यहाँ पर ये रेडियस r दे रखा है आपको। तो यहाँ पर हम एलिमेंट स्ट्रेट नहीं कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं कि किसी भी रेफरेंस लेवल से किसी भी थीटा पर, किसी भी थीटा पर यहाँ पर छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करेंगे और ये एलिमेंट कंसीडर करेंगे, ये एलिमेंट होगा हमारा और ये आपका डी थीटा होगा। तो ये थिकनेस आपकी आर डी थीटा हो जाएगी। अब यहाँ पर टोटल लेंथ आप देख सकते हैं, यहाँ से ये क्वार्टर सर्कल है, तो टोटल लेंथ इज गिवन एज, आप बच्चों देख सकते हो ये एंगल होगा π/2, इसकी लेंथ हो जाएगी π/2 इंटू आर। आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो, यानी कि टोटल लेंथ होती है 2π/2πr और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो πr/2 आ जाएगी आपके पास, ये लेंथ होगी। और यहाँ पर मास पर यूनिट लेंथ आप निकालने जाएंगे तो ये होगी मास ओवर πr इंटू 2, ये आपकी मास पर यूनिट लेंथ होगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसका मास हमने dm माना हुआ है और इसकी हाइट आप देखेंगे, ये हाइट आपकी कितनी हो जाएगी, ये हाइट की वैल्यू r sin थीटा हो जाएगी, इसको हम बोल देते हैं h। अब ये स्मॉल पार्ट जिसका मास है dm, तो हम dm को क्या लिख सकते हैं, dm को लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। इस एलिमेंट की हम लेंथ लिखेंगे आर डी थीटा। तो यहाँ पर dm की वैल्यू हम मास पर यूनिट लेंथ यहाँ से 2m/π r इंटू आर डी थीटा करेंगे, r से r कैंसिल हो जाएगा तो ये आपकी dm आ जाएगी। अब स्मॉल एलिमेंट की हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे जिसको हम बोलेंगे du। du में हम लिख सकते हैं dm इंटू जी, यानी कि इसका मास इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मास, इसको हम पॉइंट मास कंसीडर कर रहे हैं जिसकी हाइट h है, g इंटू h। h की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, r sin थीटा। इस ट्राइंगल में आप देखेंगे ये रेडियस r है और ये थीटा है, तो h कितनी हो जाएगी, r sin थीटा। तो ये हमारे पास ये आ जाएगी, dm की वैल्यू यहाँ पर डालेंगे 2m/π और इंटू डी थीटा और यहाँ पर g, और h की वैल्यू हम r sin थीटा लिख सकते हैं। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल एलिमेंट आ जाएगा। अब हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी लानी है तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, 2m/π इंटू जी इंटू आर, ये टर्म पूरा कांस्टेंट होगा, साइन थीटा डी थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इसमें इंटीग्रेशन हमें कुछ इस तरह से रखना है, यहाँ पर वेरिएबल है आपका थीटा, यहाँ पर जैसे जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएंगे तो थीटा वेरी करेगा, आर आपका कांस्टेंट होएगा, थीटा के अकॉर्डिंगली आपका एच वेरी करेगा जो साइन थीटा के फॉर्म में आएगा। तो इसको इंटीग्रेट इस तरह से करेंगे कि ये पूरी चेन कवर हो जाए। तो हम जैसे थीटा इक्वल्स टू 0 लेंगे तो ये पार्ट होगा, थीटा इंक्रीज करते जाएंगे तो ये सारे पार्ट कवर हो जाएंगे और थीटा इक्वल्स टू π/2 तक ये पूरा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन की लिमिट रहेंगी 0 टू π/2। 0 टू π/2 में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 2mgr/π और यहाँ पर आप साइन थीटा को लिख सकते हो माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगा सकते हो 0 टू π/2। 0 टू π/2 ये लिमिट लगाएंगे तो ये आपके पास 2mgr/π और ये माइनस कॉस π/2 जो कि 0 हो जाएगा माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ये वैल्यू रखेंगे फिर ये वैल्यू रखेंगे। ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ये 0 हो जाएगी और ये -1 आएगी, माइनस माइनस +1 हो जाएगा।
तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 2 mg r/पाई। आप इसको लिख सकते हो mg इंटू आर 2r/पाई, यानी कि इफेक्टिव हाइट इसकी कितनी होगी 2r/पाई। यहाँ पर जो हमारी चेन 0 to r पर रखी हुई है ऐसे हेमिस्फेरिकल हेमिस्फीयर के अलोंग रखी हुई है, तो इसकी इफेक्टिव हाइट कितनी होगी, दैट विल बी 2r/पाई। तो जब भी हमें कहीं आर्क में कंसीडर करना है तो आर्क में हमेशा हमने थीटा वेरिएबल लेना है।